नमस्कार। आज हम पश्चिमी अफ्रीका की बात कर रहे हैं, खास तौर पर माली और बुर्किना फासो के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ सैन्य ठिकानों पर हमले बहुत बढ़ गए हैं। हमारे पास एक काफ़ी गहरा विश्लेषण है इस पर। एक लेख है जो इस संकट को और इसके जो पीछे के कारण हैं उन्हें समझने में मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं एक ताज़ा घटना से। जून 2025 में माली के बौली कैसी में एक हमला हुआ। जमात नुसरत अल इस्लाम व अल मुस्लिमीन मतलब JNIM उसने किया था। 40 से ज्यादा मालियन सैनिक मारे गए। लेकिन ये अकेली घटना तो है नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ हमले हैं या फिर ये किसी बड़ी ज्यादा गहरी चीज का इशारा है। चलिए इस लेख के जरिए इसे समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लेख यही कहता है कि ये सिर्फ छिटपुट हमले नहीं रह गए हैं। रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जैसे घात लगाकर हमला होता था या कोई ID ब्लास्ट कर दिया, अब ऐसा नहीं है। अब हमले ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा सोचे समझे। मकसद सिर्फ मारना नहीं है, अब वो ठिकानों पर कब्जा करना चाहते हैं, हथियार लूटना चाहते हैं और जिस इलाके पर कब्जा हो वहां अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। ये सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं है, ये तो जैसे पूरी व्यवस्था को चुनौती है। और इसी दौरान एक और बड़ी चीज हुई। 2024 में नाइजर के अगाडेज से अमेरिका ने अपना ड्रोन बेस हटा लिया। लेख बताता है कि इसका असर काफी सीधा और गहरा हुआ। हाँ, बहुत गहरा असर हुआ। आप सोचिए, वो 20 सालों से उस पूरे इलाके में जो आतंकवादी गतिविधियां थीं उन पर नजर रख रहा था, इंटेलिजेंस देता था वहां की सरकारों को। अब जब वो हट गया तो निगरानी एकदम से कम हो गई। JNIM और ISGS जैसे जो समूह हैं उनको खुली छूट मिल गई। उनको लगा कि भाई अब तो कोई देख नहीं रहा, तो वो ज्यादा आजादी से घूमने लगे, हमले करने लगे। एक तरह से कहें तो एक मनोवैज्ञानिक डर भी खत्म हो गया। तो ये सिर्फ निगरानी या तकनीक का मामला नहीं है। लेख एक और बहुत गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा करता है, मानवाधिकारों का हनन। मई 2025 की ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट का जिक्र है। उसमें कहा गया है कि बुर्किना फासो में सेना के ऑपरेशंस में 130 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं और उनमें ज्यादातर फुलानी समुदाय के थे। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या लेख इसे और आतंकवाद को जोड़ता है? हाँ, सीधे तौर पर जोड़ता है। और ये समझना जरूरी है कि ये आतंकवादी समूह जो हैं वो इन हत्याओं का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए, भर्ती के लिए। वो इसे सबूत की तरह पेश करते हैं, देखो सरकार या सेना तुम्हारी रक्षक नहीं है, वो तुम्हें मार रही है। तो हर जो नागरिक मारा जाता है वो उनके प्रचार का एक हथियार बन जाता है। और ये एक बहुत कड़वा सवाल खड़ा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो अभियान चल रहे हैं वो खुद ही आतंकवाद को और बढ़ावा दे रहे हैं। और इन सब के बीच जो क्षेत्रीय सहयोग था उसका क्या हुआ? G5 सहेल था, मल्टीनेशनल जॉइंट टास्क फोर्स थी, वो भी सब बिखर गया। G5 सहेल वो 5 देशों का गठबंधन था सुरक्षा के लिए, वो तो 2023 में ही एक तरह से खत्म हो गया। बुर्किना फासो और नाइजर बाहर हो गए। वैसे ही MNJTF जो लेक चैड बेसिन में काम करती है वो भी कमजोर हो गई जब 2025 में नाइजर हट गया। अब जब पड़ोसी देश ही मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे? कोशिशें बढ़ जाती हैं, आपसी शक बढ़ जाता है, साधन भी जुटा रहा है। अप्रैल 2025 में टोगो में आत्मघाती ड्रोन हमले की भी खबर आई थी। हाँ, और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसका मतलब है कि ये आतंकी समूह अब सिर्फ पुराने हथियारों पर निर्भर नहीं है, वो नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आम बाजार में मिलने वाले ड्रोन, उन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी जो मौजूदा रक्षा रणनीतियां हैं वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है, वो पुरानी पड़ रही हैं। खासकर तब जब सेनाएं खुद ही बिखरी हुई सी लग रही हैं, उनके पास साधन कम है और जैसा हमने बात की, मानवाधिकार हनन के आरोप भी लग रहे हैं। इससे उनका मनोबल भी गिरता है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ सुरक्षा के संकट की नहीं है। ये तो लगता है जैसे शासन का, सरकार की जो वैधता होती है उसका, और जो दूर तक देखने की क्षमता होती है उसका पूरा ढांचा चरमरा रहा है। सैनिक अलग थलग महसूस कर रहे हैं, लाखों लोग अपने घरों से भाग चुके हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, अवैध खनन जैसे सोने का वो बढ़ रहा है और उससे आतंकवादियों को पैसा मिल रहा है, और युवा पीढ़ी वो तो बिल्कुल फंसी हुई महसूस कर रही होगी। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और बड़े पैमाने पे देखें तो ये जो अस्थिरता है ये अब सिर्फ सहेल के इलाके तक ही नहीं है, ये नीचे दक्षिण की तरफ फैल रही है। गिनी की खाड़ी के जो देश हैं, बेनिन, टोगो, आइवरी कोस्ट, वहां तक इसका असर दिख रहा है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो चुप्पी है, 2022 में फ्रांस ने अपनी सेना हटा ली, दुनिया का ध्यान कहीं और है,
इन सब वजहों से ये इलाका ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध का अनाथ रंगमंच बन गया हो, कोई देखने वाला नहीं। तो क्या लेख कोई रास्ता भी दिखाता है, कोई उम्मीद की किरण? हाँ, कुछ बुनियादी चीजों पे जोर दिया गया है। एक तो निगरानी की जो क्षमताएं हैं उन्हें फिर से बनाना होगा, लेकिन अफ्रीकी नेतृत्व में, ताकि स्थानीय स्तर पर जवाबदेही हो। दूसरा, सेनाओं का नैतिक पुनर्वास बहुत जरूरी है। मानवाधिकारों का सम्मान सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि असल रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा, आतंकवाद और जो अवैध अर्थव्यवस्था है, खासकर सोने का खनन और तस्करी, इनके बीच का जो कनेक्शन है उसे तोड़ना होगा। और चौथा, क्षेत्रीय कूटनीति, मतलब रीजनल डिप्लोमेसी, उसे फिर से जिंदा करना होगा। ECOS है, अफ्रीकन यूनियन है, इनकी भूमिका बहुत अहम होगी। तो मतलब साफ है, पश्चिमी अफ्रीका में ये जो हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाई की घटनाएं नहीं है। ये असल में वहाँ की सरकारों की जो नाकामी है, उनकी जो वैधता है, उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं है, लड़ाई उन लीडर्स के फैसलों में भी है जो सुधार की जगह दमन चुन रहे हैं, सहयोग की जगह अलगाव चुन रहे हैं। और अंत में सवाल जो लेख छोड़ता है वो ये कि सहेल में आज जो ये आग लगी हुई है, अगर इसे अनदेखा किया गया तो ये चिंगारी पूरे पश्चिम अफ्रीका को और शायद दुनिया के बाकी हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस क्षेत्र के देशों में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो एकजुटता है जो इस आग को फैलने से रोक सके, इससे पहले कि बहुत देर हो।